कॉस्टिंग फटाफट सब कॉन्ट्रैक्टिंग मेक और बाय। हेलो फ्रेंड्स, कॉस्टिंग फटाफट में आपका स्वागत है। मैं हेमेंद्र सोनी फिर से आपके लिए स्ट्रैटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट में एक नए टॉपिक, एक नए डिसीजन मेकिंग ऑल्टरनेटिव्स के साथ में आया हूं। उसी सीरीज में जिसमें हम लोग पढ़ रहे थे, आज मैं कुछ कवर करूंगा सब कॉन्ट्रैक्टिंग के कॉन्सेप्ट्स, कुछ मेक और बाय के कॉन्सेप्ट्स एंड रेलेवेंट कॉस्टिंग के कुछ कॉन्सेप्ट्स। और उम्मीद है कि आप सब लोगों ने मेरा पिछला वीडियो देखा होगा, उसमें कुछ क्वेश्चंस किए गए थे और पूरी कोशिश की गई कि उन क्वेश्चंस के सहारे बहुत सारे डिसीजंस का, जिनको पहले कंसेप्ट समझा सके और उनको सवालों से और अच्छी तरह से हम ब्रशअप कर सके। हम लोग पढ़ते हैं आगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे सब कॉन्ट्रैक्टिंग या आउटसोर्सिंग। जो लोग इससे जुड़ेंगे वो अपना पिछला वीडियो जाकर देख सकते हैं। सबसे पहले बात कि सब कॉन्ट्रैक्टिंग क्या होती है। Is an arrangement. Subcontracting is what? Is an arrangement. अब आप बोलेंगे सर किस तरह का? तो अरेंजमेंट का मतलब कोई वैकल्पिक व्यवस्था, कोई ऑल्टरनेट ऑप्शन, जिसको हम लोग बोलते हैं इज एन अरेंजमेंट। किस चीज का? ऑफ द प्रोडक्ट। मेरा यहां कहने का कतई मतलब नहीं है कि सिर्फ प्रोडक्ट, ऑल्टरनेटिव व्यवस्था किसी भी चीज की हो सकती है, बट वी आर टॉकिंग हियर अबाउट द प्रोडक्ट। बोले सर कौन सा प्रोडक्ट? विच कुड नॉट बी, क्या? विच कुड नॉट बी प्रोड्यूस्ड, जिसको हम प्रोड्यूस नहीं कर सकते हो। तो आप बोलेंगे सर हम क्यों नहीं कर सकते हैं? तो उसका रीजन क्या है? ड्यू टू शॉर्ट सप्लाई। ड्यू टू शॉर्ट सप्लाई। किस चीज की शॉर्ट सप्लाई? प्रोडक्ट बनने में बहुत सारे रिसोर्सेस का इस्तेमाल करते हैं। ड्यू टू शॉर्ट सप्लाई ऑफ रिसोर्सेस। अब जब इस प्रोडक्ट को हम प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं क्योंकि शॉर्ट सप्लाई ऑफ रिसोर्सेज है, तो इसका मेरे पास वैकल्पिक व्यवस्था क्या है? इसका हमारे पास दूसरा अरेंजमेंट क्या है? उसका दूसरा अरेंजमेंट हमारे पास है कि वो जो प्रोडक्ट हम प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं, उस प्रोडक्ट को, दैट प्रोडक्ट मे बी परचेज्ड। उस प्रोडक्ट को हम क्या करेंगे? बाहर से खरीदेंगे। क्यों खरीदेंगे? अब ये परचेज ऑब्लिक सेल भी कर सकते हैं। या क्यों खरीदेंगे? टू फुलफिल, क्या फुलफिल? मार्केट की रिक्वायरमेंट को। टू फुलफिल द मार्केट रिक्वायरमेंट। इसका मतलब जितनी मार्केट में डिमांड है, जो अभी तक हम फुलफिल कर रहे थे या हम चाहते हैं कि उसको फुलफिल किया जाए, तो उसकी हमारे पास शॉर्ट सप्लाई रिसोर्सेज की होने की वजह से अगर वो प्रोडक्ट की कुछ क्वांटिटी हम नहीं बना पा रहे हैं, देन ऑल्टरनेट व्यवस्था इज टू परचेज द प्रोडक्ट टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट। इसका मतलब सब कॉन्ट्रैक्टिंग का कंसेप्ट
सिर्फ और सिर्फ तभी आएगा, सब कॉन्ट्रैक्टिंग का कंसेप्ट सिर्फ और सिर्फ तभी आएगा व्हेन देयर इज शॉर्ट सप्लाई ऑफ रिसोर्सेज। सब कॉन्ट्रैक्टिंग का कंसेप्ट तभी आएगा जब व्हेन देयर इज शॉर्ट सप्लाई ऑफ रिसोर्सेज। इसका मतलब subcontracting decision could not be applied when there is, we have sufficient resources to produce the maximum requirement of all products। हम जितने भी प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, अगर उनके लिए मेरे पास sufficient resources available हैं, तो हम सब कॉन्ट्रैक्टिंग में नहीं जाएंगे। अगर हमारे पास सारे रिसोर्सेज हैं तो हमें ऑल्टरनेट व्यवस्था की कोई जरूरत या सब कॉन्ट्रैक्टिंग की कोई जरूरत नहीं होगी। एग्जाम्पल के तौर पर हम समझें, मान लीजिए हमारी एक कंपनी है या हमारी एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है जो प्रोडक्ट ए, बी और सी और डी मान लेते हैं 4 प्रोडक्ट्स बनाती है। इनकी मैक्सिमम डिमांड जो मार्केट में है उसको हम मान लेते हैं ये 40,000 है, इसकी 60,000 है। इसी तरह हम सी और डी की मान लेते हैं, इसकी 80,000 है और इसकी 1 लाख यूनिट की मैक्सिमम डिमांड है। और हम प्रोड्यूस कितना कर रहे हैं? प्रोडक्शन मतलब जो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं। हम इसकी 40,000 प्रोड्यूस करते हैं क्योंकि हमको ये देखना है कि हमारे पास क्या चीज फुलफिल नहीं हो रही है। इसकी 60 बनाते हैं, इसकी भी 60 बनाते हैं, इसकी 1 लाख। इसका मतलब इस प्रोडक्ट की हम मैक्सिमम डिमांड फुलफिल कर रहे हैं, इस प्रोडक्ट की मैक्सिमम डिमांड फुलफिल कर रहे हैं, इस प्रोडक्ट की भी मैक्सिमम डिमांड फुलफिल कर रहे हैं। केवल प्रोडक्ट सी ऐसा है जिसकी मैक्सिमम रिक्वायरमेंट को हम फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं। कितनी यूनिट से? 20,000 यूनिट शॉर्ट पड़ रही हैं। तो अगर ये 20,000 यूनिट शॉर्ट पड़ रही है, देन वी गो फॉर सब कॉन्ट्रैक्टिंग। हम या बाहर से उस केस में सब कॉन्ट्रैक्टिंग के कंसेप्ट पर जाएंगे जस्ट टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट। आई होप आपको यहां बात समझ में आई होगी। अब हम लोग इस पे आगे चलते हैं कि हमको देखना है, आपको ये बात समझ में आ गई कि हाँ सर ये बात अब समझ में आई। इन केस हम अपनी मैक्सिमम रिक्वायरमेंट को मार्केट की फुलफिल नहीं कर पाते हैं क्योंकि मेरे पास शॉर्ट सप्लाई ऑफ रिसोर्सेज है, उस केस में हम सब कॉन्ट्रैक्टिंग के कंसेप्ट पर, ऑप्शन पर जा सकते हैं। अब मन में क्वेश्चन आएगा कि सर हम लोग ये बात समझ गए कि शॉर्ट सप्लाई है, रिसोर्सेज की वजह से है। सवाल में हमने सब कॉन्ट्रैक्टिंग का वर्ड भी देख लिया, तो हम कैसे उसको करेंगे, किन चीजों के बेसिस पर, वो मेरे दिमाग में क्या चीज आनी चाहिए। मैं हमेशा बोलता हूं कॉस्टिंग को आपको फील करना है, आपको सोचना है कि हम क्या क्या कर सकते हैं, और ये सब आप लोग बखूबी करते हैं। फाइनल के स्टूडेंट्स हैं, योर पीपल आर मैच्योर इनफ कि आप इस बात को पकड़ सकते हैं। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि वो कौन सी चीजें होंगी जिनके बेसिस पर हम ये डिसीजन लेंगे। तो हमने यहां लिखा डिसीजन टू प्रोड्यूस और परचेज। हम खुद ही प्रोड्यूस कर ले, एक ऑप्शन है, मेरे पास शॉर्ट सप्लाई थी और हम उसको किस तरह से करेंगे। तो इस केस में ऑलवेज
कंपेयर, अगर इस तरह की बात आएगी तो हम किन चीजों को, किन फैक्टर्स को कंसिडर करेंगे? ऑलवेज कंपेयर मार्जिनल कॉस्ट किससे? विद परचेज कॉस्ट। मतलब आपको अगर हम प्रोड्यूस करते तो हमारी मार्जिनल कॉस्ट मतलब वेरिएबल कॉस्ट, और उसको हम अगर सब कॉन्ट्रैक्टिंग पे जाते तो उसकी क्या परचेज कॉस्ट होगी? इसका मतलब कंपैरिजन बिटवीन मार्जिनल कॉस्ट एंड परचेज कॉस्ट। अब जब दो चीजों का कंपैरिजन होगा तो स्टेटमेंट भी दो बनेंगे, कैलकुलेशन ऑफ मार्जिनल कॉस्ट और कैलकुलेशन ऑफ परचेज कॉस्ट। परचेज कॉस्ट तो आसानी से आ जाएगी, तो हमको इन दोनों को कंपेयर करना है और फिर उसके बाद हमको डिसीजन लेना है। बोले सर कैसे करेंगे? ये सब आप लोग जानते हैं, फिर भी हम लोग एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। मान लेते हैं फिर से, ये अभी हमने पिछले वाले एग्जाम्पल में देखा था कि हम लोग प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो हम लोग 4 प्रोडक्ट बनाते हैं, ए बी सी डी। आप सोचेंगे मनीष सर केवल आप ए बी सी डी बनाते हैं, कभी एक्स वाई जेड भी बना लिया करिए। तो मैं हमेशा आगे से चलता हूं, बेसिक से चलता हूं, अंत तक जाता हूं। अब इन प्रोडक्ट्स की मार्जिनल कॉस्ट क्या है? मान लेते हैं, दिस इज फॉर एग्जांपल, ये क्वेश्चन में हमने कैलकुलेट किया कि मार्जिनल कॉस्ट क्या है। मैं ये बताना चाह रहा हूं कि हम डिसीजन कैसे लेंगे। तो मान लेते हैं मार्जिनल कॉस्ट 10 थी, इसकी 12 थी, इसकी 14 दे रखी गई थी और इसकी हम मान लेते हैं 20। किसके किसके बीच में कंपैरिजन होना था? मार्जिनल कॉस्ट और परचेज कॉस्ट के बीच में। इसका परचेज कॉस्ट मार्केट में 8 रुपए है, इसका परचेज कॉस्ट मार्केट में 15 रुपए है, इसका परचेज कॉस्ट 18 है, इसका 30 है। अब अगर हम इसको प्रोड्यूस करते हैं तो 10 खर्च होंगे, बाहर से खरीदते हैं तो 8। तो आप क्या बोलेंगे? सर बाहर ही से खरीद लेते हैं। इसको प्रोड्यूस करते हैं तो 12 वेरिएबल कॉस्ट है, बाहर से परचेज, देन वी गो फॉर मैन्युफैक्चर। यहां पर 14, यहां पर 18, वी गो फॉर मैन्युफैक्चर। यहां 20, यहां 30, यहां वी गो फॉर मैन्युफैक्चर। अब इसमें याद करने की कोई आवश्यकता भी नहीं है, ना कोई ऐसा कठिन है कि अगर हम बनाते हैं तो 10 में पड़ता है, बाहर से खरीदेंगे 8 में, तो हम बाहर से खरीदेंगे। यहां पर हम बनाते हैं तो 12 खर्च होते हैं, बाहर से खरीदते हैं 15, तो हम प्रोड्यूस करेंगे, है ना? अब हम इसको लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि इफ marginal cost is greater than purchase cost, then option is to, decision क्या होगा? Decision is to purchase, और दूसरा क्या हो जाएगा? When marginal cost is less than purchase cost, then decision is to produce। ये इसलिए बताया कि जब हम एग्जाम्स में क्वेश्चन करते हैं तो वो पूछता है एडवाइज द मैनेजमेंट एज ए कॉस्ट अकाउंटेंट व्हाट डिसीजन यू विल रिकमेंड या व्हाट डिसीजन यू विल गिव या व्हाट स्टेटमेंट यू शुड प्रोड्यूस। तो हम बता देंगे सर दिस इज बिकॉज मार्जिनल कॉस्ट ज्यादा है, परचेज कॉस्ट कम है, या मार्जिनल कॉस्ट कम है, परचेज कॉस्ट ज्यादा है, व्हाटएवर इट इज। तो हम लोग ये समझ रहे हैं कि हमको किस तरह से इसको करना चाहिए। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ रही होगी। अब इसी एग्जांपल्स को थोड़ा, इस एग्जांपल को थोड़ा और स्टेज एक ऊपर कर देता हूं मैं। पहले में हमने समझा कि मार्केट रिक्वायरमेंट होती है और हम प्रोड्यूस करते हैं, तो कैसे कंपेयर करके हम तय करते हैं कि हमको सब कॉन्ट्रैक्ट करना चाहिए या हमको नहीं करना चाहिए। इस एग्जांपल में हमने समझा कि हम डिसीजन कैसे लेंगे, परचेज कॉस्ट को और उसको कंपेयर करने के बाद डिसीजन लेंगे कि हमें प्रोड्यूस करना है या हमको परचेज करना है। अब हम ये भी देखना चाहते हैं कि ये बताओ परचेज करने में फायदा है। तो बोले सर अभी तो देखा
ना बोलेंगे कितना फायदा है, उसको भी कंपेयर करना पड़ेगा। तो हम लोग आज चले एक एग्जाम्पल से समझते हैं और फिर से हम वही अपने 4 प्रोडक्ट ए बी सी डी और इन सब की मार्जिनल कॉस्ट हमने कैलकुलेट कर रखी है। मान लेते हैं इसकी 10, इसकी 20, इसकी 30, इसकी 40। परचेज कॉस्ट हमको क्वेश्चन में दे रखी है मान लेते हैं ये रैंडम सिलेक्शन है कि हमको पता चले क्या करना है। अब यहां पर देखिए मार्जिनल कॉस्ट 10 है, परचेज कॉस्ट 12 है, मैन्युफैक्चर यहाँ 20 है, यहाँ 25 है, प्रोड्यूस करेंगे यहाँ 30 है, ये 40 है, प्रोड्यूस करेंगे यहाँ 40 है, यहाँ 35 है, परचेज करेंगे। तो इन 3 केस में क्या आया, प्रोड्यूस प्रोड्यूस प्रोड्यूस, यहां क्या होगा, वी विल परचेज। करेक्ट। आई होप कि आपको बात समझ में आ रही होगी। अब हम चाहते हैं कि हमें क्या फायदा हो रहा है, सेविंग। हर आदमी बस आजकल बात कर रहा है बच क्या रहा है ये बताओ। तो सेविंग इन व्हाट, पहले हम निकालते हैं सेविंग इन परचेज। सेविंग इन परचेज का मतलब है यहां तो कुछ ऑप्शन है नहीं, यहां तो सब प्रोड्यूस कर रहे हैं हम। तो सेविंग इन परचेज कहां है, जहां परचेज का ऑप्शन है। अगर हम परचेज करते हैं तो 35 रुपए की परचेज कॉस्ट है, अगर हम प्रोड्यूस करते हैं तो 40 की। तो इसका मतलब परचेज करने में प्रोडक्ट डी में 5 रुपए की हमको सेविंग होगी। दूसरा हमने कहा हम देख लें सेविंग इन मैन्युफैक्चर, मैन्युफैक्चर कहें, प्रोड्यूस कहें, प्रोडक्शन कहें, सबको देखेंगे। अब यहां पर कितना है, 10 और 12 2 रुपए बचेंगे प्रोड्यूस में, यहाँ 5 रुपए बचेंगे और यहाँ 10 बचेंगे। इस ऑप्शन से कोई मतलब नहीं क्योंकि वहां पर हम कुछ भी मैन्युफैक्चर नहीं कर। मान लेते हैं लेबर आर भी क्वेश्चंस में दे रखे हैं। अब आप बोलेंगे सर ये लेबर आर क्यों दे रखे, हम क्वेश्चन को थोड़ा आगे बढ़ा रहे एग्जाम्पल को, तो यू कैन बेटर अंडरस्टैंड। लेबर आर दे रखे हैं कि हर प्रोडक्ट को बनाने में 2 घंटे लगते, हर प्रोडक्ट को बनाने में 2 घंटे लेबर आर लगती है। तो हमने मान लिया चलो 2 आवर्स यहां भी लगते हैं, 2 आवर्स यहां भी लगते हैं, 2 आवर्स यहां भी लगते हैं, इनसे कोई मतलब नहीं। अब जब 2 आवर्स लगते हैं, हमारे पास लिमिटेशन क्या थी, सब कॉन्ट्रैक्टिंग पर इसलिए गए थे क्योंकि मेरे पास अवेलेबल रिसोर्सेज नहीं थे। अवेलेबल रिसोर्सेज नहीं थे तो सब कॉन्ट्रैक्टिंग पे गए थे, सब कॉन्ट्रैक्टिंग पर गए थे तो हमने बाहर से परचेज का ऑप्शन उठाया। अब हम यहां पर आ गए कि लेबर आर ही मेरा लिमिटिंग फैक्टर है या लेबर आर दे रखे हैं, तो क्या हो जाएगा सेविंग इन मैन्युफैक्चर डिवाइडेड बाय कंस्ट्रेंट लेबर आवर्स। तो यहां पर क्या आ जाएगा 1, यहां 2.5 और यहां 5। इसका मतलब सबसे ज्यादा यहां फर्स्ट रैंक, यहां सेकंड रैंक, यहां। ये सब हम लोग किसी ना किसी लेक्चर में रैंकिंग मेथड में ये सारी चीजें पढ़ चुके हैं कि हमको कैसे करना है। अब नाउ यू आर एबल टू टेक डिसीजन कि हमको क्या करना चाहिए।
एक इंपॉर्टेंट चीज यहां पर नोट कर लेंगे, जो दोनों एग्जाम्पल्स हमने पढ़े, एक ये वाला, एक इससे ठीक पहले वाला, इन दोनों केसेस में यहां लिखता हूं मैं, इन बोथ द केसेस, इन बोथ द केसेस सेलिंग प्राइस, एसपी इज व्हाट, सेलिंग, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, आपको ध्यान रखना होगा, सेलिंग प्राइस इज इररिलेवेंट। अगर क्वेश्चन में सेलिंग प्राइस दिया भी होता, अभी दिया नहीं गया है, लेकिन दिया भी होता, तो वो डिसीजन मेकिंग के पर्पस से इन बोथ द केसेस सेलिंग प्राइस इज इररिलेवेंट फॉर द पर्पस ऑफ डिसीजन मेकिंग। दोनों ही केसेस में, क्यों? क्योंकि हमें सेलिंग प्राइस से मतलब नहीं है, हमको केवल ये देखना है कि जो प्रोडक्ट की हम मार्केट रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं, और अगर नहीं कर पा रहे हैं तो सब कॉन्ट्रैक्टिंग पर जाते हैं, तो परचेज कॉस्ट की बात करते हैं। इस वाले एग्जांपल में हम 4 प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, तो इन प्रोडक्ट्स में कौन सा हमको परचेज करना चाहिए, कौन सा हमें प्रोड्यूस करना चाहिए, प्रोड्यूस करने में हमको क्या फायदा है, सेविंग में हमको क्या फायदा है, अगर लेबर आर हमारे पास कंस्ट्रेंट है और सारे प्रोडक्ट्स की लेबर आर पर यूनिट सेम है, तो हमने निकाला हम कैसे रैंकिंग करके इसको बनाएंगे। नोट कर ले आप सब लोग, 1 मिनट का समय है आपके पास, बोर्ड पर है, फिर मैं उसके बाद रब करके दूसरे कॉन्सेप्ट पे आऊंगा। आ जाए हम लोग, अब ये जो प्रोडक्ट हम लोग बना रहे थे, ए बी सी डी की बात कर रहे हैं, ये ऐसा भी हो सकता है दीज प्रोडक्ट्स आर रिलेटेड टू ईच अदर, डिपेंडेंट है, और ऐसा भी हो सकता है कि वो इंडिपेंडेंट है। तो 2 केसेस कर लेते हैं हम लोग। व्हेन, क्या कहा हमने कि जो प्रोडक्ट्स है वो इंडिपेंडेंट है या वो प्रोडक्ट्स डिपेंडेंट है। व्हेन इंडिपेंडेंट प्रोडक्ट्स, अब अगर ये इंडिपेंडेंट है तो इधर क्या हो जाएगा, व्हेन डिपेंडेंट प्रोडक्ट्स इसको हम लोग कर देते हैं केस 1, इसको कर देते हैं केस 2। इफ सेलिंग प्राइस, पीछे हम लोगों ने पढ़ा कि अगर सेलिंग प्राइस गिवन नहीं है या गिवन है लेकिन उस तरह के डिसीजन मेकिंग में इररिलेवेंट, करेक्ट। इफ सेलिंग प्राइस is greater than marginal cost या परचेज कॉस्ट, 2 तरह के डिसीजन पे करते हैं ना। अब सेलिंग प्राइस मार्जिनल कॉस्ट से ज्यादा है
कंट्रीब्यूशन आ रहा होगा। अगर सेलिंग प्राइस मार्जिनल कॉस्ट से ज्यादा है तो कंट्रीब्यूशन आ रहा होगा, और कंट्रीब्यूशन आ रहा होगा तो हम 4 प्रोडक्ट बना रहे, तो जिससे ज्यादा कंट्रीब्यूशन आएगा उस प्रोडक्ट को पहले बनाएंगे, फिर उससे कम वाले को बनाएंगे, फिर उससे कम वाले को बनाएंगे। बोले यस सर, हाँ ये बात तो हमने कहीं पढ़ी थी, इसमें मतलब कुछ नया नहीं है। जस्ट ट्राई टू रिलेट। जो चीजें पढ़ रहे हैं फाइनल के स्टूडेंट है, कतई ये मत सोचे ये यहाँ पढ़ रहे हैं तो कहीं नहीं। हमेशा सोचे कि हमने यहाँ जो पढ़ा है इसका एप्लीकेशन कहाँ होता है, तभी पढ़ने का मजा है कॉस्टिंग को। तो अब इस केस में डिसीजन कैसे होगा? डिसीजन एज पर रैंकिंग मेथड। जो प्रोडक्ट्स हमको प्रोड्यूस करने हैं उन्हीं पे बात करेंगे, परचेज वाले में नहीं चले जाएंगे। ABCD में ABC प्रोड्यूस करना था, D प्रोड्यूस नहीं करना था, तो D के लिए ऑप्शन नहीं है। ये ऑप्शन केवल A, B और C के लिए है। जो हमको प्रोड्यूस करने हैं उनमें से हम कंपेयर करेंगे। अब डिसीजन एज पर रैंकिंग मेथड क्या? कंपेयर मार्जिनल कॉस्ट किससे? विद परचेज कॉस्ट। इसको हम लोग आसान करें। इफ सेलिंग प्राइस इज लेस देन परचेज कॉस्ट, ये भी हमने पढ़ा पीछे वाले केस में। It may be possible to discontinue. It may be possible to discontinue the product. It may be possible to discontinue the product which has low selling price as compared to अब क्या कहना चाहता है, इस बात को पूरा ध्यान से समझे। अगर सेलिंग प्राइस ज्यादा है उसकी परचेज कॉस्ट से, मान लीजिए हम कोई प्रोडक्ट, पहले हमने तय किया कि हम प्रोडक्ट कौन सा बनाएंगे। पहले हमने क्या तय किया कि हम लोग प्रोडक्ट कौन सा बनाएंगे, तो हमने कंपेयर किया मार्जिनल कॉस्ट को परचेज कॉस्ट से। जहां मार्जिनल कॉस्ट कम थी और परचेज कॉस्ट ज्यादा थी, उन प्रोडक्ट्स को हमने प्रोड्यूस किया। जहां मार्जिनल कॉस्ट ज्यादा थी तो हम और परचेज कॉस्ट कम थी, तो हमने डिसीजन लिया कि हम परचेज करेंगे। अब परचेज करके ले आए तो रास्ते में ध्यान आए ये परचेज किया वो हम क्या करेंगे, तो बगल में बैठा हुआ आदमी बोला अरे हम इसको बेचेंगे। जब हम बेचेंगे तो अब डिसीजन कहाँ होगा? सेलिंग प्राइस और परचेज कॉस्ट में। अब सेलिंग प्राइस ज्यादा है या सेलिंग प्राइस कम है? बोले सेलिंग प्राइस कम है भैया, परचेज कर रहे हो 10 रुपये में और सेलिंग प्राइस बाहर मार्केट में 9 रुपये 50 पैसा है। देन इन दैट केस इट मे बी पॉसिबल टू अब आप कहेंगे इट मे बी क्यों लिखा? हो सकता हो मार्केट की डिमांड हमको फुलफिल करनी हो, वो मेरा सिंगल कस्टमर है, मेरे से सारी चीजें लेता है, तो मैंने सोचा उस केस में 50 पैसे पर यूनिट का लॉस होगा, तब एक और डिसीजन पे चले जाएंगे कि उसको ओवरऑल सारे प्रोडक्ट देने पर कितना प्रॉफिट आ रहा है और उसमें से ये वाला जो 50 पैसे पर यूनिट लॉस है तो क्या है, तो फाइनली हमको क्या बचता है। मेरी बात समझ रहे हैं? एक कंपनी जिसको हम एक्सपोर्ट करते हैं सामान और वो मेरे यहाँ से ABCD चारों खरीदता है, ABC हम प्रोड्यूस करते हैं और उसमें हमको कंट्रीब्यूशन आता है, उससे हमको प्रॉफिट आता है,
बट डी के लिए मेरे पास शॉर्ट सप्लाई है, सब कॉन्ट्रैक्टिंग के ऑप्शन पर गए, ये तय किया कि हमें परचेज करना चाहिए, परचेज कर लाए तो वो कंपनी वाले ने प्राइस तय कर रखा हम 10 में ही देंगे, परचेज करके हम 10.25 रुपए में 10 रुपए 20 पैसे में ला रहे हैं, तो 20 पैसे का लॉस हो रहा है प्रोडक्ट डी पर, तो हम देखेंगे ए बी सी से कितना प्रॉफिट होगा फाइनली और डी से क्या लॉस होगा, फिर हम देखेंगे कि हमको फाइनली क्या प्रॉफिट या लॉस हुआ। तो ये जैसे जैसे प्रोग्रेस करेगा, ऑल्टरनेटिव सोचेंगे, दिमाग चलेगा, तो आपको लगेगा हमें ऐसे तो हम नहीं आने का। इट मे बी पॉसिबल टू डिसकंटिन्यू, ऐसा भी हो सकता है हम डिसकंटिन्यू कर दें, और ऐसा भी हो सकता है ओवरऑल देखने के बाद में हम बता दें नहीं, वी विल सप्लाई ऑल प्रोडक्ट्स। करेक्ट। अब इसी उसमें जब हम लोग पढ़ रहे हैं तो मेक और बाय के डिसीजंस को हम लोगों ने कई बार पढ़ रखा है, अपने पिछले क्लास में भी हम लोगों ने पढ़ा था कि मेक और बाय डिसीजन के केस में कैसे करना है, और आज का हमारा जो नेक्स्ट क्लास होगा वो मेक और बाय और इन सारे सब कॉन्ट्रैक्टिंग के क्वेश्चंस पर होगा। तो एक बार मैं आपको बता दूं कि जब हम लोग मेक और बाय की बात करते हैं तो किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। कभी भी कोई कंपनी जब मेक और बाय का डिसीजन लेती है तो वो प्रोडक्ट के लिए नहीं होता है, उस केस में वो कंपोनेंट होता है। हम एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, जैसे हम मोबाइल बना रहे हैं, मोबाइल इज अ प्रोडक्ट, इसके अंदर लगने वाले कई सारे छोटे छोटे कंपोनेंट्स हैं। अब उन कंपोनेंट्स में अभी तक हम सब बनाते थे, अब मेरे दिमाग में आया ये कंपोनेंट हम बाहर से खरीद लें। हाँ, जैसे मोबाइल के केस में चाइनीज मोबाइल, जो चाइनीज प्रोडक्ट्स आते हैं उनमें वो चाइनीज कंपोनेंट्स हम परचेज करके लगाते हैं। तो मेक और बाय का जो डिसीजन है, ये कब एप्लीकेबल होता है? इज एप्लीकेबल only for component of the product। अब आप कहेंगे सर हम खरीद भी तो सकते हैं, पूरा प्रोडक्ट ही खरीद लें, तो सब कॉन्ट्रैक्टिंग पढ़कर आए ना, देयर इज अ डिफरेंस। ये सब कॉन्ट्रैक्टिंग में कहां होगी और मेक और बाय कहां चलेगी। अब जब हम मेक और बाय की बात करेंगे तो हमारे दिमाग में आएगा कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग क्या है। मेक के लिए क्या आएगा? कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, और बाय के लिए क्या आएगा? कॉस्ट ऑफ परचेज। कॉस्ट ऑफ परचेज। अब कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग के दो एलिमेंट्स कर दें, ऑल रिलेवेंट कॉस्ट और दूसरा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ये हम लोग धीरे धीरे जैसे क्वेश्चन करते चलेंगे तब आपको और एग्जांपल से मैं समझाता चलूंगा कैसे हमको करना है। इसका मतलब कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग क्या होगी? ऑल रिलेवेंट कॉस्ट, उसमें ऐड कर देंगे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को, और जो ये कॉस्ट आएगी इसको कंपेयर करेंगे। किसको कंपेयर करेंगे? कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग को कंपेयर कर देंगे कॉस्ट ऑफ परचेज से। देन यू विल बी इन पोजीशन कि हम तय कर सके कि हमें बनाना है या परचेज करना है। अब आपके मन में आएगा सर ये रिलेवेंट कॉस्ट क्या होती है? तो बच्चों थोड़ा ठहरे, मैं बताने जा रहा हूं कि रिलेवेंट कॉस्ट क्या होगी।
all increases oblique decreases. पहले लिख लूं तब समझाऊंगा. All increases or decreases किसमें? In variable cost. All increases or decreases in variable cost as well as जैसे 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 वेरिएबल कॉस्ट उसी तरह से as well as fixed cost will be relevant. कोई भी वेरिएबल कॉस्ट, कोई भी फिक्स कॉस्ट जिसमें कोई भी इंक्रीज या डिक्रीज होगा वो हमारे डिसीजन मेकिंग के लिए रिलेवेंट होगी. हम किसी डिसीजन पर जाएंगे, मटेरियल बढ़ेगा, मटेरियल कम हो सकता है, लेबर आर बढ़ सकते हैं, लेबर कॉस्ट बढ़ सकती है, घट सकती है, मशीन आने से लेबर कॉस्ट कम होगी, कुछ भी हो सकता है. तो क्वेश्चन में ध्यान रखना होगा कि वो सारी चीजें, वो सारी वेरिएबल कॉस्ट जिनके ऑप्शन पर जाने पर उस पे वेरिएबल कॉस्ट में या फिक्स कॉस्ट में कोई भी इंक्रीज या डिक्रीज होगा तो वो कॉस्ट हमारे डिसीजन मेकिंग में रिलेवेंट होगी और उसको हम डिसीजन मेकिंग में कंसिडर करेंगे. अब आता है सर ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? ये अपॉर्चुनिटी है कि लॉकडाउन है, कोविड-19 चल रहा है, लोग घरों पर हैं और आप इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाएं. कॉस्टिंग फटाफट पर वीडियोस देखते रहें, कंसेप्ट देखें, कंसेप्ट के साथ में उसी के साथ लगा हुआ दूसरा वीडियो जिसमें हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं उसको देखें और अपने आप रिलेट करें कि हाँ क्या कर रहे हैं. इफ एग्जिस्टिंग कैपेसिटी, बहुत ध्यान से बच्चों इस पर जो क्वेश्चन कराऊंगा बहुत शानदार क्वेश्चन होगा, मतलब आप करेंगे और उसको समझेंगे तो मजा आएगा. इफ एग्जिस्टिंग कैपेसिटी कैन, एग्जिस्टिंग कैपेसिटी मतलब जो मेरे पास अवेलेबल कैपेसिटी है उसकी बात कर रहा हूं. कैन बी ऑल्टरनेटिवली, जो मेरे पास कैपेसिटी है, if existing capacity can be alternatively used, मेरे पास जो existing capacity है क्या उसका alternatively use हो सकता है? Then opportunity cost, then opportunity cost will also become, क्या हो जाएगी? वो भी क्या हो जाएगी? also become relevant. किस लिए? for decision making. कह रहा अगर कोई आपके पास existing capacity है और उस existing capacity का alternative use है तो आप उसको भी अपने डिसीजन में रखेंगे. आप बोलेंगे सर थोड़ी कम बात समझ में आई, एग्जिस्टिंग कैपेसिटी का हम क्या यूज कर सकते हैं? तो आप ऐसे समझे कि मेरे पास एक प्रोडक्ट था, एक मशीन थी या साइकिल थी जिसको जब हम बनाने चलेंगे तो जब कहीं जाएंगे, दूसरे ऑप्शन पर जाएंगे तो पहले ऑप्शन में जो कैपेसिटी है वो बच जाएगी. अगर वो कैपेसिटी बच जाएगी, मेक और बाय की बात कर रहे हैं, कंपोनेंट है, उस कंपोनेंट ने कहा हम बनाते नहीं है, हम उसको बाहर से परचेज करेंगे. जब आप बना रहे थे तो कोई कैपेसिटी यूज हो रही होगी, अब आप इस कंपोनेंट को बाहर से खरीदेंगे तो ये कैपेसिटी खाली हो जाएगी. जब खाली हो जाएगी तो आप सोचेंगे इसका यार कोई ऑल्टरनेट इस्तेमाल होता तो मजा आ जाता. तो आपको दिखा एक ऑल्टरनेट इस्तेमाल है तो आप वहां से उसका ऑल्टरनेट यूज किया. अब इसको यूज करने पर आपको कुछ फायदा हो गया तो आप बोले यार परचेज करने पे नुकसान हो रहा था, इसके ऑल्टरनेटिव से कुछ फायदा हो गया तो ये नुकसान माइनस ये फायदा, तो फाइनली मेरा या तो नुकसान कम हो जाएगा या पहले से फायदा बढ़ जाएगा. इट मींस जो एग्जिस्टिंग कैपेसिटी है, इफ इट हैज ऑल्टरनेटिव यूज then it can be converted into an opportunity and this will be taken as relevant for the decision making
प्रोसेस। आई होप आपको बात समझ में आई होगी। एक छोटी सी लाइन लिखता हूं। कॉस्टिंग बड़ी खूबसूरत सा सब्जेक्ट है। हर बार डिसीजन के लिए बेसिस कुछ अलग ही होता है। कभी कंट्रीब्यूशन पर, कभी लिमिटिंग फैक्टर पर, कभी सवाल में कुछ दिया नहीं है तो सेविंग इन कॉस्ट पर। अब सेविंग इन कॉस्ट क्या? बिटवीन। सेविंग इन कॉस्ट क्या? कंपैरिजन किसमें? बिटवीन। कॉस्ट, कौन सी कॉस्ट? बिटवीन कॉस्ट ऑफ बाइंग एंड कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। बच्चों, मेरी आपसे केवल रिक्वेस्ट है कि क्वेश्चन को, इन कॉन्सेप्ट्स को ध्यान से समझें, फिर इसको विजुलाइज करें, इमेजिन करें कि हम क्या कह रहे हैं, कैसे हमको करना चाहिए। क्योंकि आप सब लोग आगे जब जाएंगे किसी इंडस्ट्री में, आप सब सीएफओ बनेंगे, फाइनेंस हेड बनेंगे, कॉस्ट एंड बजट डिपार्टमेंट को रिप्रेजेंट करेंगे, तो आपको अलग अलग तरह के डिसीजंस को फेस करना होगा, मैनेजमेंट के सामने प्रेजेंट करना होगा। तब उस समय ये सारी चीजें आपको याद आएंगी और तब हमको पता चलेगा कि जब हम लोगों ने पढ़ा था आज उसका क्या इस्तेमाल हो रहा है। तो यहां पर हमने देखा कि हम लोग रिलेवेंट मेक और बाय डिसीजन में किस तरह से जाते हैं। मेक और बाय के इस तरह के छोटे छोटे डिसीजन को हम लोग आगे लेते आएंगे, आगे चलते जाएंगे तो हम लोग पढ़ेंगे। मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में इसी से रिलेटेड क्वेश्चन लेकर आऊंगा और अगर आपको इसका कॉन्सेप्ट अच्छा लगा हो, इस वीडियो में हम लोगों ने कवर अप किया सब कॉन्ट्रैक्टिंग को और मेक और बाय को, ऑलमोस्ट सिमिलर लगते हैं, दोनों का डिफरेंस समझा। कब सब कॉन्ट्रैक्टिंग की बात आएगी, किस तरह से डिसीजन लेना है, कब मेक और बाय का कंसेप्ट आएगा, किस तरह से हम सवाल को प्रोसीड करेंगे, किन चीजों को कंपेयर करेंगे, ये हमने इस वीडियो में देखा। अगर आपका मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसको सुने, इसको समझें, फिर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों को रिकमेंड करें, उनको शेयर करें। दिस इज ऑल फ्री ऑफ कॉस्ट, सिर्फ इसलिए कि कॉस्टिंग का सब्जेक्ट आप तक मैं, जितनी मेरी समझ है, जो मैं पढ़ा सकता हूं, जो मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूं, मैं जरूर शेयर करूंगा और शेयर करता रहूंगा। तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। टिल देन, गुड बाय, थैंक यू सो मच।